ड्रिप लगी जर्नी को दे रहा है Vide, vas a hacer la एब्डोमिन एग्जामिनेशन में क्या होता है, यहाँ से एक्सपोजर होता है अप टू अबव निपल्स, ठीक है ना। आइडियली अबव निपल्स चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि एब्डोमिन एग्जामिनेशन में आप क्या देखते हैं, गायनिकोमेशिया को भी देखते हैं। यानी अगर पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो उनको गायनिकोमेशिया हो जाता है, ठीक है। तो एब्डोमिन एग्जामिनेशन हमेशा जिस तरह से एग्जामिनेशन हमने स्टार्ट करनी है, पेशेंट से मैंने कंसेंट ली है अटेंडेंट से, ठीक है। यस सर। या पेशेंट को जी जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत था, ठीक था, अच्छा अच्छा जी 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 वालेकुम सलाम। अच्छा आपको ना वो वर्जिश करना पड़ेगा और वो रबड़ी करूँगा हुआ और यार सब पता लग रहा है आप लोग अकाउंट वाले के पास गए उनको। तो कंसेंट लेना ज़रूरी है। दूसरा पेशेंट का ये देखना है कि अब ऐसा ना हो पेशेंट खाना खा रहा हो या सो रहा हो और आप उसको उठाकर, ठीक है ना, एग्जामिनेशन का बैलेंस कोई इमरजेंसी है। यस सर। एक्सपोजर होगी है, फिर आपने क्या देखना है, लाई फ्लैट और एब्डोमेन को, ठीक है ना, इस तरह से भी देख सकते हैं ना। यस सर। इंस्पेक्शन ज़रूरी है, इस तरह से देख लिया, डिस्टेंशन का हमें पता लग गया, अम्बलाइकस को देख लिया, इवर्टेड तो नहीं है ना, यस ठीक सर। है ना, या डिस्प्लेस तो नहीं है, एक तरफ खींचा हुआ तो नहीं है ना, ऐसा ना हो कोई नीचे से कोई अंडरलाइन मेलिग्नेंट जब भी हो जाते हैं ना, या फिर इधर नोड्यूल बना होता है, मेलिग्नेंट नोड्यूल्स बन जाते हैं, लेकिन मेलिग्नेंसी का पेशेंट है उसके हर तरफ मेट्स जा रहे होते हैं, तो अम्बलाइकस के साथ भी कुछ अटैच हो जाता है तो उसकी शेप एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक। और दूसरा स्कार्स बहुत देखना ज़रूरी है ना, ठीक है ना, बैक से भी फिर देखना ज़रूरी है, जब पेशेंट को बिठा दे थोड़ा सा के रीनल स्कार कहाँ होता है, बैक पे होता है रीनल, या अगर किसी का सुप्रा रीनल ग्लैंड की सर्जरी हुई हो ना, एडिस ये इस वाला कुशिंग वाला पेशेंट हो, उनको क्या होता है, सुप्रा इधर स्कार्स होते हैं, ये वाला तो आप फिर आप मिस कर जाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्कार्स हैं, स्कार्स किस तरह होते हैं, इधर कौन सा वाला होता है, अपेंडिसेक्टोमी, पॉलीसिस्टेक्टोमी, ठीक है ना, इधर अक्सर वो सी सेक्शन वाला होता है अगर फीमेल है ना, ठीक है ना। अच्छा इधर जो है मिड लाइन स्कार जो होते हैं वो लेप्रोटमी वाले होते हैं, इस तरह से स्कार दिया होता है ना, ठीक है ना। लेप्रोटमी जब एब्डोमेन को एक्सप्लोर करना होता है, पेरिटोनाइटिस होता है तो वो मिड वाला स्कार इस तरह होता है ना, ठीक है ना। एक और स्कार्स है हर्निया वाला है, हर्निया वाला इधर हो जाएगा, लंबा हो जाता है थोड़ा सा अपेंडिक्स से। दूसरा स्कार कौन सा होता है, रीनल ट्रांसप्लांट वाला, ठीक है ना। रीनल ट्रांसप्लांट वाला क्या होता है, वो इधर से शुरू होता है, ऐसे पेल्विस में गया होता है, ऐसे लंबा स्कार होता है, क्योंकि जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है वो किधर लगती है, पेल्विस में लगती है, आइलियक वेसल्स के साथ लगती है ना। तो अक्सर इस तरह का बड़ा स्कार होता है, समझ नहीं आ रही थी, तो वो यही क्लू होता है कि ये तो रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट है। फिर आपने उसी से, मैं कह रहा हूँ ना, हर चीज़ में रेलेवेंट की तरफ जाना होता है, तो फिर इधर जीपीई में भी, फिर जीपीई हर चीज़ का सेम नहीं होगा, यानी जीपीई में फिर आपने फिस्टुला देखना है ना उसका फिस्टुला तो नहीं बना हुआ, ये फिस्टुला का नाम सुना हुआ है, उनको तो डायलिसिस होती है ना, जब ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद डायलिसिस बंद हो जाती है, तो पहले उनका क्या होता है, आर्टेरियो वीनस फिस्टुला बना होता है, आर्टरी और वेन को ऐसे मिलाया हुआ होता है। किस लिए मिलाया हुआ होता है, क्योंकि उनको हाई फ्लो चाहिए होती है वेन में, ताकि उधर वेन में कैनुला डालें और वो जो मशीन तक तेज़ी से ब्लड जा सके, आर्टीरियल ब्लड की तरह उनको हाई फ्लो चाहिए होती है। तो या तो फिर सेंट्रल लाइन पास करनी होती है, अब ये फिर इन्फेक्शन का कॉज करता है, तो आप ये फिस्टुला बना लेते हैं ताकि उससे आप ब्लड वेन में, क्योंकि आर्टरी में तो आप कैनुलास नहीं लगा सकते ना, बड़ी मुश्किल से लगते हैं, तो वेन में आसानी से लगते हैं। तो क्या होता है, उस फिस्टुला को फिर देखना होता है कि वो बजिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है तो वो फिस्टुला को रिवर्स कर देते हैं, फिर फिस्टुला का स्कार होता है लेकिन उसकी आवाज़ नहीं आ रही होती। वैसे फिस्टुला पर आप हाथ रखें, ऐसा लगता है जैसे आप कोई पता नहीं ऐसे शॉपर जैसे पाइप में और तेज़ी से पानी जा रहा है और आपने उसके ऊपर हाथ रखा हुआ, ऐसे ऐसे बराबर इधर इधर बना होता है, अक्सर इधर बना होता है, इधर बना होता है, इधर बना होता है, ऐसे ऐसे एक आर्टरी और एक वेन को आपस में मिला लेते हैं। ये तो लाइन, सेंट्रल लाइन है। अगर फिस्टुला ना हो फिर आपने छोटे वेन से तो इतना फ्लो नहीं आता कि आपकी पूरी मशीन में ब्लड जाके आ सके, तो आपने फिर क्या करना होता है, सेंट्रल लाइन लगाना होता है, यानी जो ट्यूबुलर वेन्स है उनमें कुछ डालना होता है, या सब्क्लेवियन वेन में डालना होता है, तो उससे फिर ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है, ठीक है ना। तो ये देखना होता है, तो रेलेवेंट फिर ये चीज़ें देखनी है एब्डोमेन में, ठीक है। अच्छा ये रीनल ट्रांसप्लांट वाला स्कार है। एक लिवर ट्रांसप्लांट भी आजकल आ रहे हैं ना, लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट भी आ रहे हैं, तो लिवर ट्रांसप्लांट वाले स्कार को क्या बोलते हैं, मर्सिडीज बेंज स्कार, ठीक है ना। मर्सिडीज बेंज स्कार वो किस तरह होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे होता है,
जिस तरह मर्सिडीज वाला साइन होता है ना, यस तो मर्सिडीज बेंज कार होता है, मर्सिडीज बेंज कार, ठीक है। तो इस तरह से उनका थोड़ा सा इधर ऊपर गया होता है, इधर गया होता है, इधर गया होता है, इस तरह से उन्होंने इस फ्लैप को उठाया होता है, उधर लीवर को सर्जरी की होती है ना। तो आपको उस कार से पता लग जाता है, क्योंकि फिर आपने क्या देखना होता है, ये तो चले आपका बड़ा जूनियर लेवल है, लेकिन सीनियर लेवल पर फिर आपने हर चीज़ के बारे में सोचना होता है। जब आप एग्जामिन कर रहे हैं, फर्ज करें मैंने रीनल ट्रांसप्लांट का पेशेंट देख लिया, अब रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट को क्या होगा, वो स्टेरॉइड्स पर होगा या इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस पे होगा, तो फिर उन मेडिकेशन का साइड इफेक्ट भी मैंने एग्जामिनेशन में देखना है। यानी ये हर चीज़ मैंने सीनियर लेवल पे ध्यान में रखनी है। यानी वो टेक्रोलिमस पर होते हैं, टेक्रोलिमस का क्या होता है, उससे ट्रेमर्स होते हैं पेशेंट को, तो अब मैंने पेशेंट को फिर ये भी करवाना होगा कि ट्रेमर्स हैं कि नहीं है। टेक्रोलिमस से क्या होता है, पेशेंट को कभी कभी थोड़ा सा ये गम साइक्लोस्पोरिन पे होते हैं, टेक्रोलिमस और साइक्लोस्पोरिन पे। तो टेक्रोलिमस से ट्रेमर्स होते हैं, साइक्लोस्पोरिन से गम हाइपरट्रॉफी होती है, उसका साइड इफेक्ट है। तो ये चीज़ें आपसे पोस्ट ग्रेजुएट में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये भी आप मिस ना करें कि आप साइक्लोस्पोरिन को आपने टोटली इग्नोर कर दिए है, ठीक है ना। या स्टेरॉइड्स, प्रॉक्सिमल मायोपैथी तो उसको नहीं हो रही, मैं उसके हाथ की पावर चेक कर लूँ कि उसके हाथ कमज़ोर तो नहीं है, या फेस पर वो रेडनेस जो कुशिंग वाली है रेडनेस तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी होती है जब आप सीनियर लेवल पर होते हैं। चले आपके लेवल पर तो सिर्फ ये है कि स्टेप्स आते हो ना, ठीक है। तो मैंने इंस्पेक्शन कर ली है, स्कार्फ देख ली है, डिस्टेंशन देख ली है, फ्लैंक्स की फुलनेस देख ली है, फ्लैंक्स कैसे हैं, ऐसे हैं ना, नॉर्मली या फ्लैंक एसाइटिस हो तो ऐसे ऐसे कन्वेक्स होते हैं, ठीक है। तो फ्लैंक्स देख लिया, अम्बलाइकस जो है इन्वर्टेड है, वो क्या हो जाता है, इवर्ट हो जाता है, बाहर की तरफ निकला होता है, या इधर कोई सुप्रा या ये जो क्या होते हैं पैराम्बलाइकल हर्नियाज होते हैं ना, कभी कभी सुप्रा ये क्या कहते हैं इसको, एपिगेस्ट्रिक हर्निया या अम्बलाइकल हर्नियाज, पैराम्बलाइकल हर्नियाज ये होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने ये देख लिया, उसके बाद पेशेंट को देख कर मैंने सुपरफिशियल पैल्पेशन कर लिया। सुपरफिशियल पैल्पेशन का क्या मतलब होता है, अच्छा पैल्पेशन इस तरह नहीं होती, पैल्पेशन आपके इस जॉइंट पर होती है, ठीक है ना, इस जॉइंट पर हाथ मैंने स्टेबलाइज कर लिया, ये पल्पेशन है, ये पल्पेशन नहीं है। आप लोग जितने भी मैं फोर्थ ईयर का एग्जाम ले रहा था, एब्डोमेन का स्टेशन था, पूरी क्लास ये कर रही थी, ये ऐसे हाथ दबा रही थी ना, ठीक है। पल्पेशन तो आप इस तरह से करते हैं, हाथ रख कर ऐसे, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल पल्पेशन है, ठीक है। सारे एब्डोमेन को आपने देख लिया, पेशेंट को देखना है कि कोई पेन, ये आप ग्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं कि कोई बड़ी और चीज़ ना हो ना, आपने एक एक आर्गन को अलग-अलग देखना है, लेकिन आपने सारा देख लिया, या जी की तरह देख लें या एस की तरह देख लें, ठीक है, जिस तरह भी देखते हैं। हमेशा हम कोशिश करते हैं जो जगह टेंडर है उसको कहते हैं कि इधर दर्द तो नहीं है, तो फिर उस जगह पे आखिर में आते हैं, ठीक है। सर इस दौरान हमने एब्डोमेन को देखना है, पेशेंट को देखना है, पेशेंट इधर तो हम फील कर रहे हैं, तो हम देख नहीं रहे हैं, हम फील कर रहे हैं, पेशेंट को देखना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अब ऑर्गेनिक एग्जामिनेशन आ गई या ऑर्गन की। अब अगर इधर आपको कोई मास फील होगी, फिर आपको उसी को आपने फिर डीप पल्पेशन पर, सही है ना, उसके सारे बॉर्डर्स देखने हैं, उसकी टेंडरनेस देखनी है, ठीक है ना, सारी चीज़ें। पल्सेटाइल तो नहीं है, कभी कभी क्या होता है एओर्टिक एन्यूरिज्म होगा ना, आपको मास की तरफ फील हो रहा होगा, लेकिन वो क्या होगा, पल्सेटाइल होगा, ठीक है। तो आपने सारा देखना है। उसके बाद मैं लीवर पर आ गया हूँ। अब लीवर एग्जामिनेशन आप हमेशा इस साइड से करते हैं, ठीक है ना, इस उंगलियों से ऐसे फील करते हैं, क्योंकि इनकी फील अच्छी है ना। आप जब भी कोई चीज़ देखते हैं आप ऐसे देखते हैं ना, ऐसे करके तो नहीं देखते, ठीक है ना। तो ये जो स्टूडेंट जितने भी थे, बहुत सारे स्टूडेंट थे, कुछ 10-15 स्टूडेंट ऐसे देख रहे थे, अच्छा, तो कम से कम स्टेप तो पूरा होना, ठीक है। फिर मैंने पास किया उनको, लेकिन ये है कि कम से कम इतना स्टेप सीख लें कि भाई फोर्थ ईयर लेवल पर इतना पता हो कि चले एग्जामिनेशन लीवर फील हो रहा है या नहीं हो रहा, वो अलग बात है, मेरा ना फील हो, लेकिन स्टेप तो आता हो ना कि इस साइड से देखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे वैसे थोड़ा से सार तल पास है, आराम आराम से ये जब लंबी लंबी सांस लेगा, जब भी वो पेशेंट सांस लेता है, आप ऐसे जब वो सांस लेते हैं ना, तो फिर आप क्या करते हैं, ऐसे प्रेस करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि वो लिवर जो मूव हो रहा है वो आपकी एज फील हो रहा है, तो एज ऐसे आपको टच करेगी। फिर जब वो बाहर सांस निकालता है, भी थोड़ा जल्दी जल्दी ले रहा है, ऐसे आराम आराम से, ऐसे आराम से। फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर प्रेस करूँगा, फिर मैं आगे जाऊँगा, फिर प्रेस करूँगा, ठीक है ना। जब वो एक्सेल करेगा फिर थोड़ा सा मैं आगे चला जाऊँगा, फिर वो इनहेल करेगा, मैंने ऐसे प्रेस करके रखा होगा, उधर देख रहा हूँ इसको दर्द कहिए ना, दर्द कहिए, ठीक है ना। तो इसका थोड़ा बहुत वो है, तो ये एब्डोमेन थोड़ा सा इसको आप बेंड भी कर सकते हैं मामूली सा, ठीक, सॉफ्ट हो जाए ना, ठीक है ना। तो इनका इतना सावाक लग गया, सावाक
थोड़ा सा शायद एज फील हो रहा है मामूली सा, ठीक है ना। स्प्लीन को आप किधर से शुरू करते हैं? राइट इलियक। इधर राइट इलियक फोसा से ऐसे जाते हैं, क्योंकि मेसोस्प्लेनोमेगली का मतलब ये होता है जब इसको क्रॉस करता है राइट सांकला। अब आगे आप क्या करते हैं? पेशेंट को इधर बेंड करते हैं, ठीक है ना। फिर आप अंदर देखते हैं, वही तरीका करते हैं। और इधर हाथ किस लिए रखा होता है कि रिब स्टेबलाइज हो जाए ना, ताकि रिब मूवमेंट कम हो जाए और आपको सिर्फ स्प्लीन की मूवमेंट फील हो। अब ये थिंक सिकल का पेशेंट है, इसका स्प्लीन अक्सर उनके आर्टोस्प्लीनेक्टोमी हो जाती है, स्प्लीन नेक्रोज हो जाता है, इनका स्प्लीन होता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर स्प्लीन फील हो गया, फिर आप उसका सारा बॉर्डर देख लेंगे कि कितने सेंटीमीटर फील हो रहा है या कितने इंच है ना। टेप से यानी कि 1 फिंगर या 2 फिंगर, 1 फिंगर 2 फिंगर कह सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जामिनर कहते हैं कि नहीं पूरा मेजरिंग टेप से बता दो ना कि इतने इंचेस लिवर था। अब लिवर आपको आ गई है ना लिवर, तो लिवर में अब कभी कभी लिवर टोसिस भी, अब एम्फाइजीमा के पेशेंट का थोड़ा बहुत लिवर फील हो रहा होता है क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा होता है नीचे की तरफ। तो आप लिवर का क्या करते हैं? लिवर स्पैन भी मालूम करना जरूरी है। तो लिवर स्पैन किधर से मालूम होता है? आप जो है फर्स्ट यहाँ इधर जो स्टर्नल एंगल है ना, स्टर्नल एंगल मैंने फील कर लिया है ना, ये स्टर्नल एंगल है इसका। इसके साथ जो दूसरी स्पेस है सेकंड इंटरफास्टल, ठीक है ना। देखते जाए थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इधर आ गया, तकरीबन इधर से आ गया। तो इतना इसका लिवर स्पैन होगा ये, ठीक है। तो फोर्थ में ये निपल होता है, फिफ्थ में फिर इसका ये तकरीबन इधर से आ रहा है, तो इधर से लेकर इधर तक, तो जितना 9 सेंटीमीटर आ रहा है या 10 आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है। सर लिवर के स्प्लीन के बॉर्डर्स वो आप कह रहे थे, स्प्लीन का ही है ना, स्प्लीन के आपने बॉर्डर देखने हैं। स्प्लीन में कभी कभी फिर नॉच फील हो जाता है ना, उसका जो नॉच है इस साइड से, यानी ऐसे स्प्लीन बड़ा हुआ है ना, इधर से उसका नॉच फील हो जाता है। आप कह सकते हैं कि देयर इज अ नॉच एंड इतने सेंटीमीटर स्प्लीन। आप हमेशा वो कॉस्टल मार्जिन से देखते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन में कॉस्टल मार्जिन से कितना बड़ा है। बच्चों का स्प्लीन इधर बड़ा होता है, बच्चों में पेडियाट्रिक वाले आपको ये बताते हैं कि इधर देखें ना, बच्चों का स्प्लीन ऐसे बड़ा होता है, बड़ों का हमेशा ऐसे आता है। बच्चों का, बड़ों का कभी भी उधर नहीं जाता, बस ये एनाटॉमिकली इस तरह, बच्चों का इधर तक आता है, ऐसे आता है। तो आप इधर ज़्यादा देख रहे होते हैं, बड़ों का आप ऐसे देख रहे होते, ठीक है ना। तो स्प्लीन फील हो गया है, उसके बाद स्प्लीन फील नहीं हुआ, उसके बाद मैंने क्या किडनी करना है ना। तो किडनी को हम क्या कहते हैं? किडनी को हम फील नहीं करते, हम कहते हैं किडनीज आर बेलॉटेबल। बेलॉटेबल क्या होता है कि ये हाथ मैंने प्रेस कर लिया और नीचे वाले हाथ से मैं ऊपर, हाँ। तो अगर किडनी उसकी होगी तो मुझे इस तरह से, अगर एनलार्ज होगी तो इस तरह फील होगी, अगर एनलार्ज नहीं होगी तो मुझे फील नहीं होगी, ठीक है ना। ठीक है, पेशेंट को मैं देख रहा हूँ, तो ये मैंने किडनी फील कर सर लिया। नीचे वाले हाथ से क्या करते हैं? प्रेस करना, अच्छा, यानी ऊपर की तरफ। अगर कोई बॉल ना ऊपर वाले से नहीं करना, नीचे वाले से ऐसे करना है। आपने नीचे ऊपर वाला प्रेस करके रखा होगा और नीचे वाले से ऐसे प्रेस करेंगे, तो अगर कोई एनलार्ज स्ट्रक्चर होगा तो ऐसे करके ऐसे बॉल को आप ऊपर कर रहे हो, आपको फील होगा, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर एसाइटिस है तो एसाइटिस देख लेता हूँ, ठीक है ना। तो एसाइटिस कैसे देखते हैं? आप जो है इधर से, एक तो ये है कि आप फ्लूइड थ्रिल देख रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड थ्रिल क्या होता है? फ्लूइड थ्रिल थोड़ा सा ज़्यादा एसाइटिस के लिए होता है, यानी आपको अगर सिर्फ फ्लैंक्स में फ्लूइड है तो वो तो आपको वेव नहीं देगा ना, थोड़ा ज़्यादा पानी होगा तो वो वेव देगा, उसका वेव फील होगा। फ्लूइड थ्रिल का क्या मतलब है? वेव ऑफ वाटर। तो आप मरीज को कह लेंगे कि इधर ज़रा हाथ रख ले, 10 छेड़ दबा, या वो वाला हाथ थोड़ा इजी होगा ना, अभी चले वो कर रहे हैं, इधर वो ऐसे हाथ रख लेगा थोड़ा, इसलिए कि आपको जो स्किन की वेव है वो फील ना हो, ठीक है ना, क्योंकि वैसे तो स्किन भी मूव कर रहा है ना। तो इधर वो हाथ रख लेगा, स्किन की वेव को बंद कर लेगा, अपना हाथ इधर रख लेगा, और फिर आप इधर हाथ रखेंगे और इधर से ऐसे टैप करेंगे। तो अगर पानी की तरह चीज़ होगी तो वो ऐसे टच हो रही होती है, तो ज़्यादा अगर फ्लूइड हो। अगर कम फ्लूइड है तो फिर आप क्या करते हैं? शिफ्टिंग डलनेस। शिफ्टिंग डलनेस क्या होता है? अगर इसको एसाइटिस होता तो यहाँ पर ये डल हो जाता, फिर हम क्या करते? पेशेंट को फिर इधर टर्न करते, टर्न, ठीक है ना। फिर टर्न करके थोड़ा सा रोक लेते, बस इधर टर्न करके मैंने हाथ इधर रखा हुआ है, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ कि फ्लूइड सारा इधर आ जाए। फिर मैं इधर जब उस टाइम डल हो गया तो अब जब ऐसे करूँगा तो रेजोनेंट हो जाएगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, फिर इधर
ढल आ जाएगा तो पता लग जाएगा कि पानी इधर आ पानी इस तरफ बस समझ। तो ये क्या है, ये शिफ्टिंग डलनेस, ठीक है। साइड इसका तो उस पर भी पता चलता है ना अल्ट्रासाउंड पे। नहीं तो हम तो अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो ये एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना। अभी तो अल्ट्रासाउंड के लिए आपसे वो पूछेंगे भी नहीं, एग्जाम में तो आपसे इसका पूछेंगे ना, एग्जामिनेशन का पूछेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद बाउल साउंड आ गया। तो बाउल साउंड आप कहीं भी देख सकते हैं, बस नीचे देख सकते हैं या ऊपर देख सकते हैं। तो 1 मिनट या आधे मिनट के लिए बाउल साउंड आपको फौरन सुनाई दे देते हैं, ठीक है ना, कि बाउल साउंड है या नहीं है। कभी पूरे 30 सेकंड बाद आ रहा है, इट मीन स्लगिश है या एब्सेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या है सर, नॉर्मली कितने टाइम बाद बाउल साउंड? नॉर्मली तो बस हर कुछ सेकंड बाद आ रहे होते अच्छा, हैं, ठीक है ना, नॉर्मली आ रहे होते हैं। लेकिन ये है कि बहुत टाइम बाद आ रहे हैं, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि इतने टाइम बाद आने चाहिए। बस आपको एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि ये स्लगिश है, ये नॉर्मल है, ये एक्सेजरेटेड है, हो रहा है तो ये एक्सेजरेटेड है, ठीक है ना। तो क्या है, इसके बाद क्या आ जाता है, इसके बाद जो रह जाता है, ठीक है ना, इसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इसके हर्नियल ऑरिफिसेस देखने हैं, ठीक है ना। अब आइडियली क्या हो जाता है, आप एग्जाम में कह सकते हैं आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू चेक द हर्नियल ऑरिफिसेस। उसके लिए क्या, पेशेंट को स्टैंड करना है, ठीक है ना, स्टैंड करना है, उसने कफ करना है। अगर हर्निया होगा तो वो निकल आएगा, नहीं होगा तो आप फील करके इस तरह हाथ रख लेंगे, वो कफ करेगा तो क्या हो जाता है, वो निकल आता है। वो आपको फील हो रहा होता है कि कोई मास ऐसे प्रोड्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या एंड में क्या होता है, PR एग्जामिनेशन, पर रेक्टल एग्जामिनेशन। तो ये आप कह देंगे, चले आपके पास टाइम नहीं है एग्जाम में तो नहीं करेंगे, आप कहेंगे आई वुड लाइक टू एंड माई एग्जामिनेशन बाई चेकिंग द हर्नियल ऑरिफिसेस एंड लाइक टू डू द PR एग्जामिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये हमने कर लिया तो साथ एग्जाम में हमेशा रेलेवेंट भी करना होता है ना। चले अगर आप उसने टाइम दिए है, अब आपके एग्जाम में हमें 3 मिनट दिए होते हैं तो 3 मिनट में टाइम नहीं होता, 5-6 मिनट दिए हो तो उसमें क्या है, देन आई वुड लाइक टू प्रोसीड कैसे करेंगे, फिर मैं GP करूँगा ना। इसमें मैं अगर मैंने उधर केस देखा है सिरोसिस का, तो इधर क्या क्लबिंग आ सकती है, ठीक है ना, इधर उसको ब्रूजेज आ सकते हैं। इस तरह आपने पेशेंट देखा है, वो जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस वाला वो इमेसिएटेड है, तो उसका सारा टनलिंग हुई होगी, उसका हाथ बहुत कमज़ोर लग रहा होगा, ठीक है ना। इधर क्या हो सकता है, आपको पामर इरिथीमा आ सकता है, डिप्यूट्राइन कंट्रक्चर आ सकता है। डिप्यूट्राइन कंट्रक्चर या कोरेक वालों को होता है ना, सिरोसिस वालों को, इधर पामर इरिथीमा होता है। इधर आपको ब्रूजेज आ सकते हैं, इंजेक्शन मार्क्स आ सकते हैं, जिस तरह पहले पेशेंट में हम सस्पेक्ट कर रहे थे कि वो इंजेक्शन यूज़र ना हो, तो इधर आपको इंजेक्शन मार्क्स आ सकते हैं, नीडलिंग मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, IV ड्रग एब्यूजर हो फर्ज करें, ठीक है। ब्लड प्रेशर से ज़्यादा इवन टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है एब्डोमिन एग्जाम में। फीवर तो नहीं है उसको, फर्ज करें उसको जॉन्डिस मलेरिया से है तो आपको कैसे पता है अगर आप टेम्परेचर चेक नहीं करेंगे। तो अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, बीच में आप ज़रा जल्दी थर्मामीटर भी रख सकते हैं, उससे पहले इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जल्दी थर्मामीटर रख लें, फिर मिनट बाद निकाल लें, आपका वो काम भी बीच में हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन निकालना भूलना नहीं है ना, कि वहीं पर भूल जाए ना, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं उसका एनीमिया और जॉन्डिस, ठीक है ना, और अंदर माउथ में देख सकते हैं अगर डेंटल हाइजीन है उसका इतना ज़्यादा इसमें रोल नहीं है। लेकिन इसमें अब क्या है, एब्डोमेन के साथ लिम्फ नोड्स ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पेशेंट का बिठा कर उसका जो है जल्दी से मैंने सर्वाइकल नोड्स देख लिए हैं और एक्सिलरी देख ली है, ठीक है ना, OGP में जिस तरह देखते हैं। तो मतलब रेलेवेंट चीज़ें हमने करनी है। और एक एसाइटिस देख ली है, एडिमा देख ली है, एडिमा फीड देख ली है। तो ये उसका जल्दी 1 मिनट वाला रेलेवेंट एग्जामिनेशन होगा कि जल्दी से हम जाएंगे कि रेलेवेंट जो चीज़ें रह गई हैं वो हम कर लें, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है। तो इंस्पेक्शन, ठीक है ना, स्कार्स के लिए देख लिए, पहले कंसेंट ले लिए, कंसेंट हमेशा लिया करें ना, ठीक है ना। एक्सपोजर है अप टू द निपल्स, ठीक है ना, ताकि हमें निपल में क्या गायनिकोमेशिया है, उसमें जो है वो स्पाइडर नेवाई है, वो चीज़ें नज़र आती है ना, उसके अलग फीचर्स है ना, क्रॉनिक लिवर डिजीज़ वगैरह के, तो वो आपको इधर तक नज़र आते हैं। तो इसलिए आपने इससे ऊपर करना है, ठीक है। तो दूसरा अगर स्पाइडर नेवाई है तो गायनिकोमेस्टिया होगी। गायनिकोमेशिया और स्पाइडर नेवाई अलग चीज़ है ना। स्पाइडर नेवाई आर्टीरियोल्स होते हैं, डायलेट हो जाते हैं, तो आप उसको ऐसे प्रेस करते हैं तो वो वाइट हो जाते हैं, फिर छोड़ते हैं तो वो रेड हो जाते हैं, ऐसे लाइंस होती हैं, ठीक है ना, डायलेटेड आर्टीरियोल्स होते हैं, तो उसको स्पाइडर नेवाई बोलते हैं। तो एस्ट्रोजन लेवल्स जो डिस्टर्ब हो जाते हैं लिवर की मेटाबॉलिज्म की वजह से, उससे बन जाते हैं ना। और दूसरा एक्सिलरी हेयर भी दे सकते हैं, वो कम हो जाते हैं ना, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है मेल का, तो उनके एक्सिलरी हेयर बिल्कुल कम होना शुरू हो जाते हैं। एब्डोमेन पर भी सर कम हो जाते हैं। हाँ, कम हो जाए, सारे जिस्म पर कम हो जाते हैं, क्योंकि उनका एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं हो रहा होता। नॉर्मली मेल में भी एस्ट्रोजन बन रहा होता है, लेकिन वो मेटाबोलाइज हो जाता है ड्यू टू लिवर। वो मेटाबोलाइज नहीं होगा तो वो लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से उनको गायनिकोमेशिया और ये फीचर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो स्कार देख ली है मैंने, उसका इन्वर्टेड है, स्केफाइड शेप्ड है, फ्लैंक्स निकले हुए तो नहीं है, ठीक है।
फिर मैंने सुपरफिशियल पैल्पेशन कर ली है, फिर उसके बाद जब भी आपको कमांड मिले ना, जैसे मैंने लिए एग्जाम में कमांड दूँ कि एग्जामिन द लिवर ऑफ दिस पेशेंट, तो सुपरफिशियल पैल्पेशन सब में आती है। Yes, sir. ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप लिवर पे शुरू हो जाए, पहले बस एक जी बना लें, उसके बाद फिर लिवर देखें। हर एग्जामिनेशन से पहले, हर ऑर्गन की एग्जामिनेशन से पहले सुपरफिशियल भी जरूरी है, ठीक है ना। शायद उसका मैसेज प्लेनोमेगली हो, मैंने आपको कमांड लिवर की दी हो, तो आपको पता तो लग जाएगा कि अच्छा तो इधर कुछ और चीज़ भी मास है ना, ठीक है। तो उसके बाद एब्डोम 3 ऑर्गन याद रखने हैं कि लिवर, स्प्लीन और किडनीज, और उसके बाद क्या है शिफ्टिंग डलनेस। बस अगर एक बंदे का एब्डोमेन डिस्टेंडेड है फिर आप फ्लूइड फ्रीज कर सकते हैं, एब्डोमेन डिस्टेंडेड आपको नहीं लग रहा फिर सिर्फ फ्लूइड शिफ्टिंग डलनेस किया, दोनों चीज़ें ना किया करें, ठीक है ना। अब आपने शिफ्टिंग डलनेस कर रहे हैं, इट मीन्स आप कह रहे हैं कि फ्लूइड इतना नहीं है ना, यस सर। ठीक है ना। तो उसके बाद आप थैंक्स और एंड ऑफ एग्जामिनेशन आई वुड लाइक टू डू, या कह सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम है आप खुद प्रोसीड कर लें, खुद शुरू कर लें, जीपी शुरू कर लें ना साथ साथ। तो जीपी वाले वो चीज़ें देख लें, अगर टाइम खत्म हो गया तो एंड में खैर आप बोल दें कि आई वुड लाइक टू फिनिश माई एग्जामिनेशन बाई चेकिंग हार्नियल ऑरिफिसेस एंड पीआर एग्जामिनेशन। तो इस तरह से आपका एग्जामिनेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है सर, थैंक यू। गर्मी दवा सही है, ठंडे सभी लगाए मेरे पास।